राइट हैंड थंब रूल, इसको बोलेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। कई जगह ये चीज मिलती है, सिर्फ दाएं हाथ का नियम। इससे रिलेटेड ही है एक दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम एक है कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू नियम, सारे एक ही है ये, ठीक है। एक ही का नाम है, एक ही का नाम मान का चलो, वो अलग अलग बन जाएगा, इनमें डायग्राम बनेगा ना, वो अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। एक ही चीज है। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम हमें बताता क्या है, इस चीज का तो हमें पता लग गया कि जब एक कंडक्टर के अंदर से, एक तार के अंदर से बिजली गुजारी जाती है, धारा गुजारी जाती है, तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ये बात तो कंफर्म होगी हमें, ठीक है। तो होता किसकी तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की भी तो दिशा होती है कुछ ना कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा थी, पॉजिटिव से नेगेटिव। चुंबकीय क्षेत्र की भी थी, कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ, यानी दिशा थी उसकी, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ऐसे है तो इसकी दिशा क्या होगी, उसको सबसे पहले एक बार बताया गया अंगूठे के नियम से। ठीक है, अंगूठा किसकी ओर दिखाएगा, आपकी डायरेक्शन, ये दिखाता है आपकी धारा की दिशा, धारा की दिशा। और जो ये उंगलियां हैं, इसके ऊपर उंगलियां फेरी गई हैं, ये चीज क्या दिखाती है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये एक चीज पछाड़नी है हमें यहां से, ठीक है, कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सी है, या एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे अपने अपना हाथ उठाकर पेन ऐसे पकड़ लो, ठीक है, और अंगूठे ना, आंख मत मारिए ना, देखो एक बार अंगूठे का, नहीं इनू देख लो, मारियो तो है ना कभी आंख में ठोका कोई सनू, ए नू देखो सिर्फ, ठीक है। ये कौन क्या आने लग रहा तुम्हारी तरफ, करंट आने लग रहा, ठीक है, ये सिर्फ नू तो करे हम ना। और इसकी डायरेक्शन देखिए, सुई किस तरह घूमने लग रही, इसकी सुई घूमने लग रही इसकी नू, और ऊपरली सुई देख लो, वह क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक है, जब जब धारा की दिशा अपवर्ड होती है, ऊपरी ओर, अगर ऊपर की ओर है धारा की दिशा ऊपर की ओर, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र में क्या रहेगी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस दिशा ना कर दो नीचा, इसी ना अंगूठा या हाथ यही रखना, कभी दूसरा हाथ पकड़ लो, इनू पकड़ लो, ठीक है। नू पकड़ोगे, बस अपने तो दूसरी तरफ देख लो, इस ना अंगूठे ना अपने तो दूसरी तरफ, मुंह की तरफ नहीं, नू फेर लेना, नू फेरोगे तो इनू घूम कान लग रहा है, ठीक है। अगर धारा की दिशा होगी नीचे, धारा की दिशा अगर नीचे हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ये, ठीक है। अगर नीचे की ओर है धारा, धारा अगर नीचे की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र क्या रहेगा आपका, क्लॉकवाइज। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। किस लिए यूज किया जाता है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। इस नियम का यूज कहाँ किया जाता है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जब धारा ऊपर की ओर बह रही है, कहाँ, ऊपर की ओर, तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी, एंटी। जब धारा नीचे की ओर बह रही है तो क्लॉकवाइज, सिंपल, खत्म।
इसके बाद आएगा कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, ये पेंच बन गया। अब पेंच इसमें गाड़ना यू पेंच तो किस तरह घुमाना पड़ेगा हमने यू, कैसे घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो करंट की धारा कहाँ चली गई, चली गई कि नहीं, कॉर्क स्क्रू रूल में भी क्लॉकवाइज में धारा गई नीचे, पेंच ना खोल दो, पेंच ना खोलोगे तो धारा चली गई ऊपर। आप लोगों को चुंबकीय सुई दे दी, ठीक है, चुंबकीय सुई दे दी आप लोगों को। और बताओ कि एक लाइव वायर दे दी, जैसे दो पोल ना, दो पोल के बीच में मतलब इसके अंदर करंट है भाई, लाइन चल रही है, तो ये बताओ लाइन किस से किसकी ओर चल रही है, कैसे पता लगाओगे, धारा की दिशा। ये तो पता है इसके अंदर धारा है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसकी दिशा किस तरफ है, दिशा किस तरफ है, ये चीज ज्ञात नहीं करनी। तो जो इसके बारे में बताया था एम्पियर ने, ओर्स्टेड ने बताया सबसे पहली बार। ओर्स्टेड बोला इसके ऊपर लेट जाओ, तार के ऊपर, अरे मतलब अज्यूम करो, देखा जाए कोई असली में लेट इधर, ठीक है। कह रहा है इसके ऊपर अपने आप को सोचो कि स्विमिंग कर रहे हो, इस तार के ऊपर स्विमिंग करने लग रहे तैराकी, ठीक है। नीचे रख लो एक सुई, चुंबकीय सुई, जो ये है चुंबकीय सुई का नॉर्थ हिस्सा, ऐसी होती है चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई, अपने आप को महसूस करो कि आप तार के ऊपर लेटे हुए हो, ठीक है, और तार के ऊपर लेटे हुए हो, और यहां तार के नीचे रख दी हमने सुई, चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल। और चुंबकीय सुई अगर ये इसका मान लीजिए अक्ष है, अगर इस अक्ष से हट के थोड़ा ऐसी होगी, अगर थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, यानी अपने कौन से बाजू की तरफ चली गई, वो कौन सा हाथ है, वो लेफ्ट, उसको बोलेंगे बायां हाथ। अगर वो बाएं हाथ की तरफ मुड़ गई तो ये समझो, बाएं हाथ की तरफ मुड़ गई तो हमें पता क्या समझना, हमें ये समझना है कि करंट कहां से एंटर कर रहा है, पैर से, और निकल कहां से रहा है, सिर से। अगर कह रहे ये इस सुई इस तरफ चल गई, अगर इस तरफ डिफ्लेक्ट कर गई तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी। एक है सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड के एक हिस्से पर हमने देखा, सोलेनोइड किसकी तरह काम करेगा, चुंबक की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि चुंबक की तरह काम तो करेगा, ये तो बताओ इस चुंबक का ध्रुव कौन सा बनेगा, ध्रुव, इना नॉर्थ लेवा, इना साउथ लेवा, किसना साउथ लेवा, इसना लेवा नॉर्थ, ठीक है। इंडक्टर, सोलेनोइड, कुंडली, कुंडली हो, टोरॉइड हो, सोलेनोइड हो, हेलिक्स हो, कोई भी हो, लेकिन ये बताओ कि कौन से ना कौन सा ध्रुव मानना। अगर नॉर्थ मानना तो विद्युत बल रेखाएं ऐसी जाएंगी, अगर इसको मान लिया साउथ तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएंगी। कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमने ये तो पता होना चाहिए कौन सा ध्रुव है, ठीक है। ये एंड रूल है, इसके लिए है END, एंड रूल। तीसरा रूल यही आया हमारा। पहला तो था सिर्फ और सिर्फ धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, तीसरा, दूसरा पेंच वाला, तीसरे में क्या था, स्विमिंग रूल था, जिससे पता लगेगा कि धारा किस एंड से किस एंड की तरफ जा रही है, सिर्फ यह पता लगेगा चुंबकीय सुई से, ठीक है। चौथा आ गया हमारे पास एंड रूल, हमें एक सोलेनोइड के एंड पे बताने हैं कि
कौन सा नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, कौन सा साउथ पोल की तरह काम कर रहा है। देखो नॉर्थ पोल को लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ को एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये मैंने इससे याद रख लो, अंगूठा मोटा ही बन गया अभी पर, उंगली उंगली बनानी पड़ी फिर। चलो इब यह डायरेक्शन किसकी थी, करंट की। ऊपर कौन सी दिशा हुआ, दिशा कौन सी हुआ ऊपर, नॉर्थ, नीचा साउथ। इसमें डायरेक्शन कौन सी बनी थी चुंबकीय क्षेत्र की, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये बोल रहा है जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कौन सा ध्रुव बनेगा, कौन सा बनेगा, नॉर्थ। इसको ऐसे दिखा दिया, नॉर्थ बनाकर ऐसे रख लो, ठीक है, एंड रूल। और इससे अगला कौन सा है, क्लॉकवाइज में कौन सी बन गई थी, जब नीचा नीचा करंट गया था तो बनी थी क्लॉकवाइज, और नीचा जाएगा तो करंट किसकी तरफ जाएगा, साउथ की तरफ। तो कह रहे हैं साउथ की तरफ डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी, सिंपल है, एन 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 लिख दो, एन लिखोगे ना, एन के दोनों सिरे पर को ला दो तीर के निशान, कुछ नहीं याद करने की जरूरत। एस लिखोगे, एस के दोनों सिरे पर तीर के निशान ला दो, अपने आप बता देगा डायरेक्शन, बस कुछ नहीं याद करना, ना ज्यादा दिमाग लगाना कहीं, बताने लग रहा। तो नॉर्थ ध्रुव है तो वहां कौन सी डायरेक्शन होगी, और साउथ में देखो कौन सी है, बस खत्म काम। फ्लेमिंग का इसमें क्या है, हाथ कौन सा है, खब्बा। ठीक है, ये है देखो, अपनी अपनी फिंगर है ना स्ट्रेच करके देखो, इसमें और इसमें कौन बनेगा 90 का, इसमें और इसमें 90 का, इसमें और इसमें भी 90 डिग्री का कौन बनेगा। तीनों को इस तरह फैलाओ, तीनों को, अंगूठे को, एक मिडिल फिंगर को और एक फर्स्ट फिंगर को, कि तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत बोले तो तीनों में है ना 90 डिग्री का कोण बने आपस में। सबसे ज्यादा जोर किसमें है, तो अंगूठा क्या बताएगा आपको, बल की दिशा, बल की दिशा। ये वाली फिंगर है, इस अगर किसी तरह दिखा दी ना, आदमी के भीतर करंट दौड़ जा। फिल्म में दिखा नहीं देगा कदा कोई, हाँ बस समझे वे, ठीक है। तो इस फिंगर या कौन सी दिशा दिखाओगे आपने हमेशा, करंट या धारा की दिशा। ये क्या बच गया, चुंबकीय क्षेत्र। सीधा यही पूछ लेता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो मिडिल फिंगर होती है वो किसकी दिशा बताती है, धारा की। ये रूल हमेशा किसके लिए यूज होता है आपका, किसके लिए, मोटर। मोटर को क्या देते हैं हम, करंट देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो क्या पैदा करती है वो, मोशन, मोशन पैदा करती है, टॉर्क पैदा करती है, ठीक है, किसकी वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से करंट देते हैं, मोशन, टॉर्क पैदा होता है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, देखो
जन ये है नियम हमारा जनरेटर के लिए। किसके लिए? जनरेटर के लिए। ठीक है, जनरेटर में हमेशा यूज होएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। अच्छा, जनरेटर घूमेगा ना तब, ठीक है, उस टाइम कौन सी ऊर्जा कौन सी में परिवर्तित हो रही है? मैकेनिकल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक है, उस टाइम है ना जनरेटर की गति पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? जनरेटर की गति, बल, गति, मोशन। तो कहां पर आएगा हमारा? अंगूठे के ऊपर, यहां पर आएगी गति। गति याद रख लेना, बल याद रख लेना, मोशन सब कहां रहेगा? अंगूठे के ऊपर। ठीक है, इसका था ना पता ही है। वो मोटर का था, ये जनरेटर का। हाँ, ये चुंबकीय क्षेत्र ये चेंज नहीं होगा। होएगा भी, देखते रहो, ये बताऊंगा था ना, सारा कुछ अलग कराऊंगा। प्रेरित ईएमएफ, ठीक है, उसमें क्या था? करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल यूनिट कहां से निकल रही है? सारी मिडिल फिंगर से निकल रही है ना। इलेक्ट्रिकल वाली जो भी चीज है, विद्युत वाली कहां से निकल रही है? चुंबकीय क्षेत्र वाली पहली अंगुली था, और अंगूठे था गति, बल, मैकेनिकल वाली। ठीक है, तो अंगूठा किसके लिए? हमारा गति के लिए, बल के लिए, जो भी मैकेनिकल चीजें हैं। ठीक है, अगर राइट हैंड रूल आ जाएगा तो यहाँ गति लिखनी है, यहाँ प्रेरित ईएमएफ लिखनी है, क्योंकि जनरेटर है ना हमें वोल्टेज देता है पैदा करके। करंट तो जब सर्किट में आ जाती है तब पैदा चलता है, पहले तो ईएमएफ प्रेरित करता है। यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी चुंबकीय क्षेत्र के साथ। लेफ्ट हैंड रूल आएगा, यहाँ पे आएगा बल, ठीक है, यहाँ करंट और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ कोई छेड़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले लॉ में क्या किया इस बंदे ने? एक वो ले ली, कुंडली ले ली, यहां ले लिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों लिया करें? किस वास्ता? बिल्कुल मामूली से करंट हम अपन वास्ता, हाँ, जिसने तो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल कम से कम करंट में। और फिर क्या किया उसने? एक चुंबक लिया, चुंबक ने इसके पास लेकर आया और गैल्वेनोमीटर की सुई ली। ठीक है, ली कब? जब वो चेंज करने लग रहे इसने ऐसे, जब चेंज करने लग रहा तब इसकी सुई हिल रही है, ऐसे चेंज करने लग रहा। चेंज होने, जब ये चेंज हो रहा है ना ऐसे, तो इससे क्या चीज बन रही है? फ्लक्स के परिवर्तन की दर, फ्लक्स के परिवर्तन की दर। तो उसने ये बात बताई, फैराडेज ने पहले नियम में ये बताया कि यदि फ्लक्स में परिवर्तन के पास आप कुंडलियों को लेकर जाते हो या कुंडलियों के पास एक बदलते फ्लक्स को लेकर आते हो, तो इसके यहां, इसके दोनों सिरों में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी। सिंपल ये बात है। अगर एक मोशन, जो सिंपल चीज है, या तो चुंबकीय फील्ड ना घुमा दो, या तो चुंबकीय फील्ड ना घुमा दो और उसमें कुंडली लेकर जाओ, उसमें कुंडली लेके जाओ, तो कुंडली के दोनों सिरों पे क्या? कुंडली है, एक सिंपल कुंडली है, इसमें कुछ नहीं लगा रखा, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा। ठीक है, और कुंडली के पास जब एक चुंबक लेके आते हैं, ठीक है, एक चुंबक लाकर रख दिया मैंने यहाँ, कुछ भी पैदा नहीं होगा इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं लेगी सुई। लेकिन अगर चुंबक को मैं आगे पीछे करूंगा ना ऐसे, तो इससे क्या होगा? जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, उसका फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होएगा? चेंज होने लग गया। फ्लक्स क्या हो गया? इसका चेंज होगा जब इसकी मूवमेंट आगे पीछे करने लग रही। और उस बदलते फ्लक्स के परिवर्तन से आपके यहां पर क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगी। क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगी। ठीक है, ये था फैराडेज का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? जो ईएमएफ पैदा होगी, जो ईएमएफ पैदा होगी, किसकी वजह से पैदा हो रही है? बदलते फ्लक्स की वजह से। तो कह रहे हैं कि इसके समानुपाती होगी। क्या होगी? इसके समानुपाती होगी। और E इजिकल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये कर चुके हैं हम पहले। किसकी वजह से आता है माइनस का निशान? लेंज के नियम की वजह से है।
हाँ, लेंस के नियम की वजह से। फैराडे ने भी ये बताया, जो ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ पैदा हो रही है बदलते फ्लक्स की वजह से, वो किसके समानुपाती होती है? फ्लक्स के परिवर्तन की दर के। अब बोल रहा है ये फ्लक्स, इससे होगा क्या? ये ऐसे बोल रहा है कि जितना दर की स्पीड बढ़ेगी ना, अगर आप फ्लक्स है उसकी स्पीड बढ़ा दोगे परिवर्तन की, तो आपकी ईएमएफ ज्यादा पैदा होगी। इसकी स्पीड बिल्कुल कम कर दो, ये बिल्कुल कम पैदा होगी। जितनी ज्यादा तेज होएगी ये परिवर्तन की दर, उतनी ज्यादा ईएमएफ पैदा होगी। ऐसे परिवर्तन का मतलब तो समझो, इसना ऐसे लिख सको कि पहला फ्लक्स कितना था, हाँ ऐसे, ठीक है। ठीक है, जो संवेदनशीलता है ना इसकी, एक एक्स होगा, इसकी थोड़ी ही चूंच लंबी है एक्स की, ठीक है। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी संवेदनशीलता कम होती चली जाएगी। टेम्परेचर कम हो गया, संवेदनशीलता। संवेदनशील का मतलब क्या है? मतलब कितना उस चीज में कैसे हमने एक चीज देखो, हाँ सहन भी करना है, ठीक है। फिर उसका नाम लेऊंगा वैसे ससेप्टिबिलिटी का, तो उसमें क्या चीज है, उस वह यह चीज बतावा। आपने एक चीज चुंबकीय क्षेत्र में रख दी, ठीक है, और कितनी जल्दी वहां जो चुंबकीय क्षेत्र वाले गुण अपने अंदर समा लेती है, वह उसकी संवेदनशीलता होती है, ठीक है। संवेदन, हाँ, रिटेंटिविटी उसमें आएगी हिस्टेरेसिस लोप में, ठीक है। यह क्या है यार? संवेदनशीलता, चुंबकीय संवेदनशीलता, कितना संवेदनशील है वो। और संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता, चुंबकीय संवेदनशीलता, ये टेम्परेचर के हिसाब से है ना चेंज हो जाए, टेम्परेचर के हिसाब से। हम ये चीज बताओ, चुंबकीय गुण पीट पीट कर क्या हो जाते हैं, और गर्म करने पर, तो वह संवेदनशीलता भी तो खत्म होगी। उसके जो गुण है वह इतनी जल्दी फिर रख नहीं पाती उन गुणा ना, वो ना क्या कर देगी, लूज करने लग जा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्यूरी का नियम कौन से मटेरियल के ऊपर लगता है? सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर। ये सिर्फ नियम इन्हीं के ऊपर लागू होता है। हाँ, बात आती है कि अगर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर दे, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर दे, तो हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी मटेरियल की। संवेदनशीलता अगर बढ़ रही है, संवेदनशीलता अगर बढ़ रही है, तो चुंबक जो मटेरियल है वो किसकी श्रेणी में चला जाएगा? किसकी में? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। और जो, और वैसे पहले इसने लिख लो एक बार, इस नाम लिखांगे C/T। सी क्या है? ये क्यूरी गुणांक। क्या ये? क्यूरी गुणांक, ठीक है। अब एक ऐसा तापमान, अगला है क्यूरी नियम के बाद है क्यूरी टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी तापमान, एक इसने टेम्परेचर ना इतनी नीचे ले आवा, ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है एक पॉइंट पर आ गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल था, इस पॉइंट पर जाकर उधर कूद गया ना, वो फेरो में कन्वर्ट हो गया। कैसे में कन्वर्ट हो गया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, किसकी तरह करने लग गया व्यवहार? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो जिस पॉइंट पर उसने व्यवहार बदला ना, उस पॉइंट को, उस तापमान के उस पॉइंट को नाम दे दिया क्यूरी तापमान, क्यूरी। दूसरा, टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया, टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल था फेरो, अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल था, वो इतना गर्म कर दिया कि उसने अपने चुंबकीय गुण खो दिए। और जिस पॉइंट पर ना चुंबकीय गुण इतने खो दिए कि कौन सी कैटेगरी में चला गया? वो पैरा वाली कैटेगरी में पहुंच गया, तो उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? क्यूरी तापमान। देखो ये परिभाषा देखो इसमें, जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में चुंबकीय क्षेत्र के पीछे न चलकर कुछ पीछे रह जाता है, इस प्रभाव को चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। देखो, एक मटेरियल हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, एक मटेरियल
चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, जैसे ही उसने चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना, उसका चुंबकीय घनत्व भी साथ के साथ बढ़ना चाहिए मटेरियल का, उसका चुंबकीय घनत्व भी साथ के साथ बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यहां तक जैसे डायोड में था, यहां तक करंट उठ रहा था कुछ, तो आगे जाकर उठा था ना। ऐसे ही इसके अंदर है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी मटेरियल को रखा गया तो उसका घनत्व उससे पीछे रह गया, उसका घनत्व उससे पीछे रह गया। ये होता चुंबकीय क्षेत्र, ये होता उसका घनत्व। जब चुंबकीय क्षेत्र कुछ पीछे रह गया और उसके बाद जब उठा तो ये चला, फिर वापिस आने लग गया होता। जब वापिस आने लग गया, मैंने एच की वैल्यू 0 कर दी, एच की वैल्यू कर दी 0, बी की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है। चुंबकीय क्षेत्र 0 कर दिया, लेकिन वो चुंबक के गुण फिर भी ले रहा कि नहीं, यहां बी की वैल्यू तो नहीं 0 हुई। फिर अगर बी 0 पे लेना है तो हमने उसका अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लाना पड़ेगा। मैंने चुंबकीय क्षेत्र में ही रखा, लेकिन इसका चुंबकीय घनत्व उस टाइम लग साथ में नहीं चला। यहां पहुंचे, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुई। हम और इसको देते रहे, एच की वैल्यू देने लग रही ना, थोड़ा टेढ़ा बनाइयो, इसके एच की वैल्यू और देने लग रहे। एक पॉइंट पर जाने के बाद यहां पहुंच के, इसके बाद इसने कितना ही एच दे लो, कहां पहुंच गया, कौन सा पॉइंट आ जा फिर, जो सचिन आजकल महसूस कर रहे हैं मंदी का स्टेम कर रहे हैं ना, सैचुरेशन। तो यू कौन सा पॉइंट आ गया, सैचुरेशन। इस पॉइंट पर हम कितने चुंबकीय क्षेत्र दे दो, घनत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना फर्क पड़ना था पड़ लिया, वहां तो वापिस चल पड़े, यहां से वापिस चल पड़े। एच की वैल्यू कम करते 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 आए, यहाँ एच की वैल्यू कर दी 0, लेकिन इसके अंदर उस टाइम भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच गया। इसको नाम दे दिया रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल, यानी कि इना के कहोगे बचा कुचा, समझो बचा कुचा चुंबकीय गुण। बचा हुआ इसका चुंबकीय गुण रेजिडुअल है, उसका बचा कुचा उसमें बच जाएगा, जो आंशिक रूप में बच जा, ठीक है, अंश के रूप में बच जा। तो यू रेजिडुअल इसमें बच गया भी। फिर क्या ना भाई, नुका यू तो बिल्कुल खत्म करना, ये बिल्कुल खत्म करना। अगर बिल्कुल खत्म करांगे तो नुका एच की वैल्यू है नहीं नेगेटिव में तो देनी पड़ेगी, यू खत्म करने वास्ते। जब इन एच की वैल्यू नेगेटिव में दी, यहां जाकर खत्म हो जाए। तो यहां पर घनत्व चुंबकीय क्षेत्र से पीछे रहने लग रहा, यहां 0 आया तब बीच में बच रहा था, लेकिन यहां जदागा पहुंच रहा था तब ये 0 था। तो इसमें बी हमेशा एच से पीछे पीछे चल रहा है, बी हमेशा एच से पीछे पीछे चल रहा है। ये क्या था, डेंसिटी दिगंत था, ये चुंबकीय क्षेत्र था, ये इंटेंसिटी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये बी हमेशा एच से पीछे पीछे चल रहा है। अच्छा, अब ये जो फोर्स लगाया है ना, अब इसकी वैल्यू 0 करने के लिए इसको नाम दे दिया जाता है कोरेसिव फोर्स, रिसीव फोर्स, कोरिसिव फोर्स, ठीक है। ये तो होता है रेजिडुअल, ये वाला पॉइंट, ये होता है कोरिसिव फोर्स। जो मटेरियल, जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, नरम लोहा होता है, उसकी बीएच कर्व हमेशा क्या बनती है, पतली बनती है। क्या बनती है, पतली। पतली का मतलब है कि यहां से इसकी वैल्यू यहां से यहां आने के लिए, एक तो है इसमें इतना जोर लग रहा है, एक में जोर लग रहा है इतना, और एक में जोर लग रहा है इसमें, और भी इतना ले लो, एक इसमें जोर लग रहा है इतना बल, ठीक है। तो जो नरम लोहा होता है ना, वो गुण जल्दी अटेन भी कर लेता है और जल्दी उनको छोड़ भी देता है। तो सबसे कम जोर जिसके अंदर लग रहा है कोरिसिव फोर्स, सबसे कम जिसमें लग रहा है वो होता है नरम लोहा,
वो कौन सा होता है, नरम लोहा। और हार्ड लोहा कौन सा होता है, जिसके अंदर कोरेसिव फोर्स ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये लोहा होता है ना हार्ड वाला, इसका यूज करते हैं इन्हें भाई स्थायी चुंबकी बना दो, इन्हें ज्यादा देर देगा, यदि छोड़ ही नहीं रहा, एक बात मान ही नहीं रहा, इन्हें चुंबकी रहने दो ना, फिर क्या दिक्कत है, इन्हें स्थायी चुंबक बना दो। ठीक है, और इसका यूज करते हैं ऐसी ऐसी जगह जैसे ट्रांसफार्मर के, ट्रांसफार्मर की कोर बना दो। नरम लोहे के अंदर जो आपकी ये है, इसकी वक्र है, बीएच वक्र है, बीएच कर्व है, वो आपकी बहुत पतली बनती है नरम लोहे के अंदर। और जो हार्ड लोहा होता है, कठोर लोहा होता है, उसमें ये बिल्कुल चौड़ी बनती है। अब मेरे को बताओ इसमें से नरम लोहा कौन सा है, उससे थोड़ा हार्ड, सबसे हार्ड, एडी करंट, एडी करंट, बमर धाराएं, बमर धाराएं। क्या होता है बमर धाराएं, कुछ याद हो, कुछ नहीं है। बमर धाराएं जो उसके अंदर फ्लक्स की परिवर्तन की वजह से जो करंट पैदा होता है ना, वही एडी करंट। जो फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से उसके अंदर करंट पैदा हो रहा है ना, फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से करंट पैदा हो रहा है, उसी को नाम दे दिया जाता है एडी करंट। ठीक है, ये एडी करंट है ना, सिर्फ आपको ठोस चालक के अंदर मिलेगा। किसके अंदर, ठोस चालक के अंदर, और कहीं नहीं मिलेगा। एडी करंट को चलने के लिए एक बंद माध्यम चाहिए। देखो सबसे पहले ईएमएफ, ईएमएफ के तुल्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, एमएमएफ। ईएमएफ की इकाई, एमएमएफ की इकाई एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। ईएमएफ के बाद आई, विद्युत धारा, इसकी इकाई एम्पियर। इधर क्या आएगा, फ्लक्स, इसकी वेबर या एम्पियर टर्न पर रिलक्टेंस आएगा। अगला प्रतिरोध, ओम। इधर रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की ऐसे कर लेना, क्योंकि रिलक्टेंस है ना कई जगह ऐसे दिखा रखा है, ऐसे आर के ऊपर कड़छी ही मार रखी, उस दिन भी बताई थी के नहीं, ऐसे आगे इसने देख लिया, ऐसे रखो बाकी। इसकी क्या हुआ, एमएमएफ बटे फ्लक्स, तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसके बाद क्या, चालकता, एक बटे और, ठीक है। इधर क्या होगा, पर मीन्स इक्वल टू क्या आएगा, एक बटे एस या एक बटे, इसकी इकाई लिखनी है, इसकी इकाई तो क्या होगी महो, इसकी इकाई क्या होगी वेबर प्रति एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न ही इंपॉर्टेंट है, एम्पियर नहीं है, एम्पियर टर्न। वेबर प्रति एम्पियर टर्न। अगला कौन सा है, ओम का लॉ, जैसे उसमें ओम का लॉ होता है नियम, इसमें कौन सा होता है V इक्वल टू आई आर। यहां पे हो गया हॉपकिंसन का नियम, सिंपल वही चीज है वैसे, फाइव बराबर है एमएमएफ बटे एस।